बारिश में नीचे गरीब की टूटी, ऊपर अमीर सहेली की शीशे छत में रसोई। आरती अपने शीशे की रसोई में ऊपर खाना बना रही होती है, तभी उसकी दोस्त चांदनी का फोन आता है। क्या तू मेरे घर आई है? मैं ऊपर रसोई में हूँ, तू भी आ जा। आरती के कहने पर चांदनी आराम से सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर जाती है और खिड़की के पास जाकर खड़ी हो जाती है, जहां से उसे एक गरीब टूटा घर नजर आता है। क्या बात है, पहले तो तुम मुझसे इतना मिलने नहीं आती थी, आजकल तुझे मेरी बहुत याद आती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुझे मेरे शीशे की रसोई पसंद आ गई? ऐसा नहीं है, मैं तो बस यहाँ ऐसे ही तुझसे मिलने आ जाती हूँ। चांदनी आरती से बात कर ही रही होती है कि तभी आरती की नजर चांदनी के जले हाथ पैर पर पड़ती है। तेरा हाथ कैसे जला? ये तो खाना बनाते हुए जल गया था। दोनों दोस्त बात कर रही होती हैं कि तभी शांति आरती को आवाज देती है, बहू जरा नीचे आना, मेरी दवाई नहीं मिल रही। अपनी सास की आवाज सुनकर आरती नीचे जाती है। आरती के जाते ही चांदनी शीशे की खिड़की के पास खड़ी हो जाती है और रवि को फोन करती है। रवि उसी टूटे घर से बाहर आता है और दोनों एक दूसरे को देखते हुए फोन पर बात करते हैं। अच्छा हुआ जो आज तुम घर में थे, वरना मेरे यहाँ आने का कोई फायदा ही नहीं होता। चांदनी फोन पर रवि से बात कर ही रही होती है कि तभी वहां आरती आती है। अच्छा, तो ये बात है जो तू बार बार यहाँ आती है? अरे नहीं, वो मैं रहने दे, बहुत अच्छे से जानती हूँ तुझे। पर एक बात तो बता, तुझे नहीं लगता कि ये लड़का तेरे लायक नहीं है? तू इतनी अमीर है और लड़का इतना गरीब। मैंने देखा है इसको, बारिश का दिन शुरू होने वाला है और हर दूसरे दिन ये लोग छत ठीक करते हैं। कई बार तो इनके घर में खाने को भी नहीं रहता। अभी मौका है, तू अपनी बराबरी का लड़का देख, क्योंकि इस लड़के के लिए तो तेरे घर वाले भी नहीं मानेंगे। मेरे घर वाले मान जाएंगे और मैं रवि से ही शादी करूंगी। ये तू कैसी बात कर रही है? तुझे लगता है कि तेरी माँ तेरी शादी इतने गरीब घर में करेगी? हाँ, मुझे पूरा यकीन है। वैसे भी वो मेरे लिए रिश्ता देख रही है, इसीलिए मैं आज ही जाकर माँ को बता दूंगी रवि के बारे में। आरती से मिलकर चांदनी अपने घर जाती है। समय गुजरता है और बहुत जल्द चांदनी रवि से शादी कर लेती है। शादी करके जब वो अपने ससुराल आती है तो शादी के जोड़े में अपने घर की खिड़की पर खड़ी होती है, तो वहीं आरती भी अपने शीशे की रसोई में जाकर खिड़की पर खड़ी होकर दोनों दोस्त एक दूसरे को देखते हुए फोन पर बातें करती हैं। ले, तेरे ससुराल में आते ही बारिश भी शुरू हो गई। जरा संभल कर, आज तेरी शादी की पहली रात है। तू मुझे छेड़ना नहीं छोड़ेगी ना? फिक्र मत कर, रवि ने छत की मरम्मत कर दी है। ये तो अच्छी बात है। अच्छा जा, तू सो जा, आज तेरी पहली रात है और मैं तुझे और परेशान नहीं करना चाहती। पर हाँ, कल जब तू अपनी पहली रसोई करेगी तो मैं यहीं से तुझे देखूंगी, और कोई परेशानी हो तो मुझे जरूर बताना। आरती चांदनी से थोड़ा मजाक करके अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। तो वहीं जब चांदनी अपने घर में सोने के लिए जाती है तो वो देखती है कि जिधर उसका खाट लगा है उधर छत टपक रही है। बहू 2 दिन पहले ही छत ठीक की थी, पता नहीं फिर से क्यों टपक रही है। भाभी आप मेरी जगह पर सो जाओ, मैं माँ के साथ सो जाऊंगी। गरीब होने के बाद भी चांदनी के ससुराल वाले उससे काफी प्यार करते हैं और काजल अपनी जगह अपनी भाभी को दे देती है। सारी रात जैसे तैसे चांदनी काट लेती है और सुबह देखती है कि घर में पानी भरा है और पूरा परिवार बर्तनों से घर का पानी खाली कर रहा है। माँ जी, मैं भी आपकी मदद कर देती हूँ घर से पानी निकालने में। नहीं बहू, आज तेरी पहली रसोई है। रसोई भी घर के बाहर है, पर हमने टेंट लगा कर रखा है, वहाँ पानी जमा नहीं होता। तू जल्दी से तैयार होकर अपनी पहली रसोई की रस्म पूरी कर, हम ये कर लेंगे। आशा के कहने पर चांदनी तैयार होकर बाहर जाती है और अपनी पहली रसोई करने के लिए बैठ जाती है। चांदनी जैसे ही मिट्टी का चूल्हा जलाती है, तेज आंधी तूफान चलने लगती है, जिसमें उसका तिरपाल उड़ जाता है। माँ जी, बाहर आइए और सारे सामान घर में रख दीजिए, क्योंकि तिरपाल उड़ गया है। बहुत तेज आंधी तूफान चल रही है, इसमें तो खाना नहीं बन पाएगा। बहू तू चूल्हा बंद कर दे और अंदर आ जा। आशा के कहने पर चांदनी खाना बनाना छोड़कर सारा सामान लेकर घर में चली जाती है और ये सब आरती अपने शीशे की रसोई की खिड़की से देख रही होती है। जैसे ही आंधी तूफान बंद होता है, एक बार फिर चांदनी बाहर खाना बनाने के लिए बैठ जाती है। भाभी आप रोटी बना लीजिए, जब तक मैं यहीं बैठकर सब्जी काट देती हूँ। काजल खाना बनाने में अपनी भाभी की मदद कर रही होती है। तभी अचानक से तेज बारिश होने लगती है, जिसमें उसका चूल्हा बुझ जाता है और काजल चांदनी के साथ साथ सारा सामान लेकर फिर से घर में आती है। ये सब देख आरती को अच्छा नहीं लगता और वो छाता लेकर सीढ़ियां उतरती हुई खुद से कहती है, मैंने इसे कहा था इतने गरीब घर में शादी ना करे, पर इसने मेरी एक नहीं सुनी। इतनी परेशानी हो रही है इसे इस आंधी तूफान और बारिश में अपनी पहली रसोई करने में। बहू छाता लेकर तू कहाँ चली? माँ जी, आशा आंटी के घर जो बहू आई है वो मेरी दोस्त है। आज उसकी पहली रसोई है, इसीलिए मैं उसकी मदद करने जा रही हूँ।
बहू तू अपनी दोस्त की मदद करना चाहती है, इसीलिए मैं तुझे रोकूंगी नहीं, पर देखना तू आशा बहन हमसे कोई मदद नहीं लेंगी। शांति की बात सुनकर आरती और परेशान हो जाती है और छाता लिए चांदनी के घर आती है। चांदनी, ये बारिश तुझे तेरी पहली रसोई नहीं करने देगी। एक काम कर, तू मेरे घर में आकर अपनी पहली रसोई कर ले। आरती, बहू अपनी पहली रसोई अपनी ससुराल में करती है और बारिश थोड़ी देर में बंद हो जाएगी, पर तेरा तिरपाल उड़ गया और तेरा मिट्टी का चूल्हा भी गीला हो गया। अब तो खुले में कैसे खाना बनाएगी? आंटी आप ही समझाओ ना इसे। बेटा मेरी बहू बिल्कुल सही कह रही है, हमने 2 चूल्हे बना रखे हैं, मेरी बहू अपनी पहली रसोई आज घर में ही बना लेगी। आशा की बात सुनकर आरती को शांति की बात याद आती है और वो देखती है कि घर में भी कहीं कहीं छत टपक रही है और जिस तरफ चांदनी खाना बनाने के लिए बैठी है वहां पर भी बारिश की कुछ बूंदें आ रही हैं। इसलिए आरती छाता खोलकर उस जगह रखकर उदास चली जाती है। चांदनी छाते की मदद से बारिश के पानी से बचकर खाना बनाने की तैयारी करती है। कुछ देर में बारिश बंद हो जाती है और चांदनी काजल की मदद से घर के बाहर बैठकर खाना बनाती है। सही कहा है, किसी ने सब्र का फल मीठा होता है और हम कुछ मेहनत से करें और वो चीज खराब हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। सच में चांदनी, तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और जब भी चांदनी बाहर खाना बना रही होती है तो खाना बनाती हुई आरती अपने दोस्त को बारिश से परेशान होता देखती है। कभी आंधी तूफान बारिश की वजह से लकड़ियां गीली हो जाती हैं, तो कभी चूल्हा और कई बार बने हुए खाने में पानी चला जाता है। ऐसे ही एक तेज बारिश की वजह से चांदनी 11 बजे खाना बनाती है और ये सब देखकर बार बार आरती उससे मिलने आती है। मैंने तुझे पहले ही कहा था मत कर इस गरीब घर में शादी, पर तूने मेरी एक नहीं सुनी। अब परेशान हो रही है ना इस बारिश में, घर के बाहर खाना बनाने में और इस टूटे घर में रात गुजारने में। आरती शांत हो जा, मैं समझ सकती हूँ तू मुझे लेकर परेशान है, पर मैं अपने ससुराल में सच में बहुत खुश हूँ। देख रही है तेरी खुशी, मुझसे मदद नहीं ले सकती, कम से कम अपने मायके वालों से तो ले सकती है ना। मुझे उनसे कोई मदद नहीं चाहिए। ये नहीं मानने वाली, अब मैं खुद इसकी माँ के पास जाऊंगी। आरती चांदनी को और परेशान नहीं देख पाती, इसलिए चांदनी के मायके जाती है। माँ, उस चांदनी ने उस गरीब से शादी कर हमारा काम आसान कर दिया। हमें उस सौतेली से कुछ लेने के लिए कुछ करना भी नहीं पड़ा, अपने आप सब हमें मिल गया। वो तो है, पर मैंने सोच लिया था अगर इसने शादी नहीं की तो मैं इसकी शादी किसी बुढ़े से कराऊंगी, पर देखो अपने आप सब हो गया। चांदनी की माँ की बातें सुनकर आरती को पुरानी बातें याद आती हैं, जब आरती अपनी माँ के हाथों से खाना खा रही होती है और तभी वहां चांदनी आती है। तू बहुत किस्मत वाली है जो तुझे इतनी प्यार करने वाली माँ मिली है। क्यों, तू भी तो किस्मत वाली है जो तुझे इतनी अच्छी माँ मिली। आरती की बात सुनकर चांदनी रोने लगती है और ये सोचते हुए एकदम से आरती उन यादों से बाहर आती है। अब मैं समझी क्यों चांदनी अपने अमीर घर में नहीं रहना चाहती थी और उस दिन उसका जला हाथ जरूर उसकी सौतेली माँ ने जलाया होगा। आरती अब वापस अपनी दोस्त के घर जाती है, जहां घर के बाहर शांति आरती से कहती है, बहू अगर तू फिर से मदद करने के लिए जा रही है तो मैं फिर तुझे बता रही हूँ वो हमारी मदद नहीं लेंगी। कई साल पहले मुझसे शांति ने कुछ पैसे उधार लिए थे घर ठीक करने के लिए, पर उन्होंने घर ठीक नहीं किया और सारे पैसे खर्च कर दिए। मैं नहीं जानती थी कि सारे पैसे काजल के इलाज में लग गए और मैंने उन्हें सभी के सामने ताने दिए। बस तब से वो लोग किसी की मदद नहीं लेते और जब मुझे सच पता चला तो मैं खुद से नजर नहीं मिला पाई। धीरे धीरे आरती को सब समझ आने लगता है कि क्यों गरीब परिवार आरती से मदद नहीं ले रहा था। अब जब वो अपनी दोस्त से मिलने उसके घर में जाती है तो देखती है कि आशा अपने हाथों से चांदनी को खाना खिला रही है और पूरा परिवार हंसी मजाक कर रहा है। सही कहा था चांदनी तूने, तेरा ससुराल भले ही गरीब है पर तू यहाँ ज्यादा खुश है। अब तो मैं भी यहाँ तुझसे मिलने आया करूंगी, ना कि तुझे तेरी गलती गिनवाऊंगी। उस दिन के बाद फिर कभी आरती अपनी दोस्त को भला बुरा नहीं बोलती और जब भी मौका मिलता अपनी सास के साथ चांदनी के घर जाकर उनके परिवार के साथ बैठती और बातें करती है। बारिश में नदी किनारे गरीब बेघर सास बहू का घर। शीतल, खेतों में जाने का समय निकलता जा रहा है, हमारी रोटी बांध दो पहले। जी मैंने बांध दिया है, ये लीजिए। राघव और योगेश रोटी लेकर खेत चले जाते हैं। नितिका तुम बच्चों के साथ घर पर रहो, मैं ये जूठे बर्तनों को जाकर नदी में धो लेती हूँ। जेठानी जी चलिए, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। अभी बाहर धूप बहुत तेज हो रही है, ऊपर से तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हारा इतनी गर्मी में बाहर आना ठीक नहीं है। कुछ नहीं होगा जेठानी जी, मैं ठीक हूँ, नदी के पास बैठकर मुझे अच्छा महसूस होता है। अब शीतल अपनी प्रेग्नेंट देवरानी के साथ नदी के पास आकर झूठे बर्तनों को धोने लगती है। तभी कुछ ही देर में आसमान पर काले बादल छा जाते हैं। बहू जल्दी जल्दी काम खत्म कर लो, देखो आसमान में काले बादल छा चुके हैं, अब जल्दी ही बारिश आने वाली है।
जी माँ जी, बस ये 2 बर्तन रह गए। नितिका तुम अंदर जाओ और घर में बच्चों को देखो वो क्या कर रहे हैं। ठीक है। नितिका अंदर जाती ही है कि तभी आंधी और बारिश शुरू हो जाती है। अरे बारिश तो तेज हो गई। शीतल नदी से जल्दी से घर में आती है, जहां फूस के घर में बारिश का पानी तेज तेज टपक रहा होता है। मम्मी मम्मी, हमारे घर में तो बारिश का पानी टपक रहा है, जल्दी से बर्तन लगाओ। बारिश तो बहुत तेज हो रही है, हमारे तो घर में भी बारिश का पानी टपक रहा होगा। हाँ भैया, इस साल की बारिश पता नहीं हमारा फूस का घर झेल पाएगा या नहीं। माँ जी बाल्टियां भर गई हैं बारिश के पानी से, आप नितिका को लेकर दूसरी तरफ बैठ जाइए, तब तक मैं ये बाल्टी का पानी फेंक देती हूँ। चलिए मैं भी आपकी मदद करवा देती हूँ। नहीं नितिका, तुम भारी बाल्टी मत उठाओ, प्रेगनेंसी में ये सब करना ठीक नहीं है। चल बहू, मैं तेरी मदद कर देती हूँ। नितिका बहू, तू बच्चों को लेकर घर में रहे और जब तक तेरे पति आते हैं कुछ खाने को बना ले। अब शीतल अपनी सास के साथ मिलकर बाल्टी से पानी भरकर नदी में फेंकती है। वहीं नितिका पूरे परिवार के लिए चूल्हे के पास वाली सूखी सतह पर बैठकर सबके लिए खाना बनाती है। कुछ देर बाद राघव और योगेश भी घर आते हैं। माँ, शीतल, आप लोग ठीक है ना? आज दोपहर से ही बहुत तेज आंधी और बारिश हो रही थी। हाँ बेटा, हम लोग तो ठीक हैं, पर छत टपकने लगी थी, पूरे घर में बारिश का सारा पानी फैल गया था। फिर मैंने और बहू ने मिलकर सारा पानी बाल्टी से भर भर के नदी में फेंका। अरे अब आप लोग परेशान मत होइए, बारिश का सारा पानी हमने फेंक दिया है और अब बारिश भी रुक चुकी है। चलिए खाना खा लीजिए। अब पूरा परिवार खाना खाकर आराम करते हैं। तभी आधी रात फिर से बारिश शुरू हो जाती है और बारिश का पानी फिर से घर में टपकने लगता है। अरे ये अचानक से मुझे बिस्तर गीला गीला क्यों महसूस हो रहा है? छत टपक रही है। माँ जी उठिए। हे भगवान, फिर से बारिश का पानी आ गया। अगर इसी तरीके से बारिश का पानी आता रहा तब तो हमारे फूस का घर ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा। माँ, आप चिंता मत कीजिए। नितिका, तुम बच्चों को लेकर दूसरी तरफ खड़ी हो जाओ, मैं और भैया मिलकर बारिश के पानी को बाहर फेंकते हैं। अब इसी तरीके से सारी रात राघव, योगेश घर में भरे पानी को बाल्टी से बाहर फेंकते हैं। अगले दिन सुबह बहू, रोज रोज आंधी तूफान और बारिश आने की वजह से नदी का पानी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मुझे चिंता है कि कहीं ये पानी बाढ़ रूपन हमारे घर में ना आ जाए, इसलिए अब तुम दोनों नदी के पास कम से कम जाना। ठीक है माँ जी। अब रुचिका के कहने पर दोनों ही बहुएं नदी के पास आना कम कर देती हैं। ऐसे कुछ दिन गुजरते हैं और एक बार फिर नदी किनारे बारिश का कहर ढाता है और तेज तेज आंधी आनी शुरू होती है। नदी की लहरें तेज हो जाती हैं। घर में सारा परिवार डर के सहमा होता है। मम्मी मम्मी, बाहर कितनी तेज बिजली कड़क रही है, मुझे ना आवाज़ों से बहुत डर लग रहा है। देखते ही देखते बारिश तूफान में बदल जाती है और बारिश के तेज झटके से फूस के घर में लगी खिड़की टूट कर गिर जाती है। बहू, बच्चों को साइड कर। मौसम बिगड़ता ही जा रहा है और हमारे घर की कंडीशन भी। हमें यहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए, नहीं तो ये फूस का घर टूट के हमारे ऊपर ही गिर जाएगा। अब तेज बारिश में पूरा परिवार घर से बाहर आता है कि तभी नदी की तेज लहरें तूफान के साथ उनके घर को बहा कर ले जाती हैं। योगेश जी, हमारा घर पूरे तरीके से टूट गया। योगेश जी, धीरज रख बहू, भगवान का शुक्र मना कि हम सही वक्त से घर से बाहर निकल गए, नहीं तो हम और हमारे ये 2 मासूम बच्चे भी घर में दब कर मर जाते। तो चलिए माँ जी, यहाँ से चलते हैं कहीं और। नहीं बहू, ये नदी, ये किनारा छोड़कर मैं नहीं जा सकती। कहीं यहाँ तेरे ससुर जी के साथ बहुत यादें हैं, मैं नहीं जाऊंगी। अगर दादी नहीं जाएंगी तो हम भी नहीं जाएंगे। टीना की बात सुनकर सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और अब बारिश रुकती है और सारा परिवार नदी के पास ही एक पेड़ के सहारे अपनी पूरी रात गुजार देते हैं। अगले दिन सुबह, शीतल, तुम सबका ध्यान रखना। माफ करना, ऐसी हालत में भी तुम्हें छोड़कर मुझे काम पर जाना पड़ रहा है, लेकिन अगर काम पर नहीं गया तो सिर से छत के साथ साथ मुंह से निवाला भी छीन जाएगा। अब कड़ी धूप में शीतल अपनी प्रेग्नेंट देवरानी और 2 छोटे बच्चे और बूढ़ी सास के साथ नदी के पास बैठी होती है। मम्मी मम्मी, बहुत तेज धूप लग रही है। जेठानी जी, बच्ची गर्मी में परेशान हो रहे हैं, क्यों ना हम नदी के पास बने इन 2 बड़े वृक्ष पर साड़ी का पल्ला डालकर माँ जी और बच्चों को यहाँ बिठा दे, इससे उन्हें धूप कम लगेगी। अब दोनों ही बहू मिलकर पेड़ पर अपनी साड़ी का पल्ला बांधकर अपने सास और बच्चों को वहां बिठाती हैं। मम्मी मम्मी, बहुत तेज भूख लग रही है, कल रात से कुछ नहीं खाया। हाँ बेटा, बस थोड़ी देर और रुको, तुम्हारे पापा खाने का कुछ सामान लेकर आते ही होंगे। अब बिना छत के धूप में सारा परिवार भूख से तरस रहा होता है। तभी शाम को योगेश, राघव खाली हाथ घर लौटते हुए, पापा पापा, जल्दी से कुछ खाने को दीजिए ना, हमें बहुत तेज भूख लग रही है। बेटा, अपने पापा को माफ कर दे,
वो आज तुम सबकी भूख नहीं मिटा पाएंगे। क्या हुआ जी, मालिक ने पैसे नहीं दिए क्या? आंधी तूफान और बारिश की वजह से सारी फसल खराब हो गई, इसलिए ना फसल की कटाई हुई और ना ही कोई दिहाड़ी मिली। पर हमें ये टेंट का कपड़ा मिला, हम इसे अस्थायी टेंट घर बनाकर कुछ दिन रह सकते हैं। बारिश हुई तो कम से कम छत तो होगी सर पर। अब वो सभी मिलकर नदी के पास ही कुछ बड़ी बड़ी लकड़ियां इकट्ठा करके टेंट गाड़ कर उसमें रहने लगते हैं, जिसके बाद थोड़ी देर बाद ही बारिश होने लगती है। हम कब तक ऐसे रहेंगे? बारिश का महीना है, ऐसे काम नहीं चलेगा जेठ जी। आप लोगों के साथ अब मैं भी कोई काम ढूंढकर काम करूंगी। जब तुम प्रेग्नेंट होकर काम कर सकती हो नितिका, तो मैं क्यों नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ काम करूंगी। अब गांव की शीतल और नितिका शिक्षिका नहीं होती, इसलिए उन्हें उनकी क्षमता के हिसाब से गाय भैंसों के तबेले में उन्हें घास की कटाई और जानवरों को चारा खिलाने का काम मिल जाता है। अब शाम को घास की कटाई और चारा खिलाने के बाद अपनी दिहाड़ी लेकर दोनों ही बहुएं नदी के पास अपने परिवार के पास आती हैं। अरे आगे तुम दोनों, तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे हम। मामा बहुत तेज भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दो ना। हाँ बेटा, बस थोड़ी देर रुको। नितिका, हमारे लाए हुए अनाज को बनाने के लिए हमें चूल्हे की जरूरत होगी। चलो नदी के पास से मिट्टी लेकर एक चूल्हा तैयार कर लेते हैं। अब नितिका और शीतल नदी के किनारे से मिट्टी लेकर चूल्हा बनाती हैं और खाना बनाकर पूरे परिवार को खिलाती हैं। ऐसे ही कुछ समय गुजरता है और एक दिन अचानक से बारिश होती है और वो टेंट उड़ जाता है और सब जंगल की तरफ जाते हैं। पर बारिश में भीगने की वजह से नितिका की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। बहू तू ठीक तो है ना? माँ जी, नितिका का सर तो आग की तरह तप रहा है। पहले इसका पानी पोंछ करके हमें जल्दी ही नदी के ठंडे पानी से नितिका के सर की पट्टी करनी होगी। शीतल नदी से ठंडा पानी लाकर नितिका के सिर की पट्टी करती है। नितिका, तुम प्रेग्नेंट हो और काम का लोड ज्यादा लेने की वजह से तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है। आज से तुम काम पर नहीं जाओगी। जैसे ही बारिश रुक गई है, हमें अपने ठिकाने चले जाना चाहिए। अब सभी नदी किनारे वापस जाते हैं और शीतल अकेले ही काम पर जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन शीतल की नजर गाय भैंसों को रखने वाली सेठानी पर पड़ जाती है, जो घास से गाय भैंसों के तबेले की मरम्मत कर रही होती हैं। सेठानी जी, ये आप क्या कर रही हैं? कुछ नहीं शीतल, मैं गाय भैंसों के बने इस घास के तबेले के ऊपर फिर से घास लगा रही हूँ, क्योंकि घास जितनी मजबूत होती है उतनी ठंडी भी होती है। गर्मी में इस घास के बने तबेले में गाय भैंस आराम से रहती हैं और इसे बनाने में भी जरा वक्त नहीं लगता। अगर ऐसा है फिर तो इतनी गर्मी में मैं भी इन ठंडी ठंडी घास से अपने परिवार के लिए एक मजबूत घर बना सकती हूँ। अब शाम को गाय भैंसों को घास खिलाकर और चारे की कटाई करके बची हुई घास को शीतल अपने साथ नदी के पास बेघर हुए परिवार के पास लेकर आती है। अरे बहू, तू ये इतना सारा घास क्यों लेकर आई है अपने साथ? अब शीतल सारी बातें अपने परिवार वालों को बताती है। अरे ये तो बहुत अच्छा तरीका बताया तुमने। इस तरह घर बनाने में भी ज्यादा वक्त भी नहीं लगेगा और बारिश भी अब कम होने लगी है, तो हम नदी के पास ही घर बना सकते हैं। अब इसी तरह रोज शीतल अपने साथ काम से लौटते वक्त ढेर सारा घास लेकर आती है और सारा परिवार मिलकर घर की नींव डालता है। आधा घर तो बन गया है, थोड़ा और वक्त लगेगा, जिसके बाद हमारा पूरा घर बनकर तैयार हो जाएगा। चिंता मत कर बहू, जब इतना हो गया है तो आगे भी हो जाएगा। अब रोज थोड़ी थोड़ी मेहनत करके 2 हफ्ते के अंदर पूरा परिवार अपना एक घास का घर बनाकर तैयार कर लेता है। इसके बाद पूरा परिवार अपने घास के घर के अंदर आता है। आज बहू की कड़ी मेहनत की वजह से हम गरीब बेघर को अपना खुद का घर मिल गया, वो भी इतना मजबूत और खूबसूरत। और यहाँ इस घास के घर में तो गर्मी का भी एहसास नहीं हो रहा। जेठानी जी, जैसे हमने घास से इतना सुंदर घर बनाकर तैयार कर लिया है, वैसे ही हम घास से अन्य चीज बनाकर बाजार में बेच भी तो सकते हैं ना, जैसे घास की चटाई, घास का पंखा आदि। हाँ नितिका, हम ऐसा कर सकते हैं। अब उस दिन के बाद से शीतल सेठानी के पास जाकर घास की कटाई और गाय भैंसों को चारा देती है और वहीं नितिका शीतल के लाए हुए घासों से चटाई, पंखा बनाकर बाजारों में बेचती है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो जाती है।